नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्बाद करने के लिए यानी हिंदुस्तान के राजनीति से उन्हें आउट करने के लिए केवल देश के अंदर ही साजिश नहीं हो रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साजिश चल रही है। उसमें वो मुल्क भी शामिल हैं जो भारत की तरक्की से बिल्कुल परेशान हैं, ईर्ष्या करते हैं। वो देश भी शामिल हैं जो कि भारत की तरक्की में हिंदुत्व की झलक देखते हैं और वो मुसलमानों के समर्थक होने के कारण मुस्लिम देशों में इस बात के लिए कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि कैसे पीएम मोदी को कुर्सी से हटाया जाए। इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भी उनके जो पार्टनर हैं, जो लोग, जो पार्टियां लगातार उन देशों के साथ संबंध इस आधार पर बनाती रही कि हिंदुस्तान को एक सो कॉल्ड सेकुलर देश बनाए रखेंगे और मुसलमानों को यहां बढ़ने के लिए आजादी देते रहेंगे, यानी गजवाए हिंद की परिकल्पना को किस तरीके से डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी के बीच के संतुलन को बनाकर हम इनके आधार को मजबूत करेंगे। और वो लोग भी पीएम मोदी को हटाने की साजिश में लगे हैं, जो चाहते हैं कि भारत यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के सामने घुटने टेके रहे और उन देशों के एजेंडे पर काम करता रहे। एन केन प्रकारेण ये तैयारी की जाती है कि कैसे 10 सालों में हिंदुस्तान ने वो ऊंचाई प्राप्त की है जिसे 70 सालों में प्राप्त नहीं कर सके, बना नहीं सके, क्योंकि इनके एजेंडा वही था कि इस तरीके से हिंदुस्तान को दबाए रखो ताकि यहां के लोगों के अंदर यह महसूस ही ना हो कि देश में विकास कैसे होता है, विकास का विचार से क्या लेना देना है और विकास और विचार एक आधार पर कैसे चल सकते हैं। ये स्थितियां सामने आई है और इसमें एक डील भी सामने आया है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी, अमेरिका से वो डील कर रहे हैं जो हिंदुस्तान के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। और ये जो सबूत मिले हैं वो हिंदुस्तान की एजेंसियों के माध्यम से नहीं, बल्कि भारत के प्राचीन समय से रहता हुआ एक मित्र देश, जिसके लिए पीएम मोदी ने पूरी दुनिया यानी कि यूरोप, अमेरिका, अरब से ये सीधे तौर पर कह दिया कि हम इनके खिलाफ नहीं जाएंगे, वो है रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और वहां की जो जांच एजेंसियां हैं, वहां के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन लोगों ने यह बताया है कि अमेरिका कैसे हिंदुस्तान के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। और उसमें एक रिपोर्ट का हवाला तो दिया ही है, लेकिन कुछ सबूत भारत सरकार को दिए हैं और पीएम मोदी को दिया है कि कैसे कांग्रेस कि जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो सैम पेत्रोदा जैसे लोग हैं, वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के इशारे पर अमेरिका की लॉबी का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ करते हैं। हिंदुस्तान में वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। यहां के मुसलमानों को ये बताते हैं कि देखो, कांग्रेस की सरकार रहेगी तभी तुम बच सकते हो। ये केवल हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां नहीं, बल्कि अमेरिका से डील में भी होता है। जिस तरीके की रिपोर्ट चुनाव के बीच यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की आई और जो जो बातें कही गई और उसमें सीधे टारगेट किया गया भारतीय जनता पार्टी को, उसको आधार यूएस के खिलाफ रूस ने बनाया है। और रूस ने भारत का नहीं, पीएम मोदी का भी साथ दिया है कि कैसे अमेरिका चाहता है कि भारत में एक ऐसे ढुलमुल सरकार बने जो उसके उंगलियों पर नाचे, कठपुतली बनी रहे और हम जो कहें वही वो करने के लिए मजबूर हो। जिस तरीके से ये रिपोर्ट आई और चुनाव के बीच ये रिपोर्ट आई, उसको ये कहा जा सकता है कि अमेरिका की मानसिकता क्या है, क्योंकि ये जो रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर रिपोर्ट आई है अमेरिकी आयोग का, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों
यह अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल जब किया जाता है तो यह मानकर चलिए कि केवल और केवल मुसलमानों के लिए किया जाता है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े अल्पसंख्यक के लिए किया जाता है, जो अपनी उपस्थिति सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं रखते बल्कि अपनी जनसंख्या धीरे धीरे ऐसे बढ़ा रहे हैं जैसे कि कुछ समय तक अगर हिंदुओं में जागृति नहीं आई तो ये 30% से ऊपर आकर हिंदुस्तान की डेमोग्राफी को ऐसे चेंज करेंगे कि यहां की सत्ता तक पहुंचने वाला हर नेता यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हिंदुस्तान में अगर राजनीति का केंद्र होना चाहिए तो वो मुस्लिम केंद्रित राजनीति होनी चाहिए। ये इन लोगों की पूरी संभावना है। और फिर इसी आधार पर यूएस ने जो रिपोर्ट सबमिट की, जो बताया, उसका आधार क्या था? आधार कुछ नहीं है लेकिन बदनाम भारतीय जनता पार्टी को करने की कोशिश है। क्या यूएस में यह पता नहीं है, जानकारी नहीं है कि अभी चुनाव के समय में ऐसे रिपोर्ट नहीं लाए जाने चाहिए जिसमें साफ तौर पर कहा गया है हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ अन्याय किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ ऐसे कानून बनाए हैं जिससे मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं, जैसे सीए, जैसे गो हत्या के खिलाफ बनाए गए कानून, जैसे यूएपीए का दुरुपयोग किया जा रहा है। और एक और बात जो सबसे ज्यादा इन लोगों के अंदर चिढ़ पैदा करता है वो है एफसीआरए, यानी कि किसी भी गैर सरकारी संगठन को मिलने वाले विदेशी चंदे के ऊपर जैसे भारत की सरकार ने, मोदी की सरकार ने जो अंकुश लगाए हैं उससे इनकी परेशानी है। अगर एक एक आधार को देखिए तो यह समझ में आएगा कि किस तरीके से अमेरिका में बैठकर हिंदुस्तान की सियासत राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है और उसमें राहुल गांधी की भूमिका ना हो, सोनिया गांधी की भूमिका ना हो, सैम पित्रोदा जैसे लोगों की भूमिका ना हो, यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन लोगों ने पहले ही पैक्ट किया। और जब राहुल गांधी अमेरिका गए थे तो उन्होंने ही कहा था कि देखो हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां की सरकार तानाशाह है और पीएम मोदी जिस तरीके के नियम कानून बना रहे हैं उससे अल्पसंख्यक परेशान हो रहे हैं और इसीलिए डेमोक्रेसी खतरे में है। अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो डेमोक्रेसी के डिफेंडर यानी कि अमेरिका और यूरोप के देशों को एक होना चाहिए और हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार के खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे? कार्रवाई करने का मतलब ही होता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करो, यानी कि यहां पर कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगाओ, यहां के बिजनेस डील को प्रभावित करो, वहां से कुछ व्यापारिक संबंध कमजोर करो और दबाव बनाओ सरकार के ऊपर। क्योंकि जब भी किसी देश में डेमोक्रेसी के नाम पर या फिर अमेरिका की एक पॉलिसी रही है परमाणु बम बनाने के लिए किसी देश को रोकना होता है तो क्या वहां के नेता के ऊपर सिर्फ प्रतिबंध लगाया जाता है? क्या ईरान के खिलाफ कार्रवाई में खुमैनी के खिलाफ प्रतिबंध लगाया गया? नहीं, बल्कि ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया। दुनिया के दूसरे देशों को मजबूर किया गया कि ईरान से आर्थिक संबंध तोड़ ले। भारत ने ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी जो स्थितियां अभी आई है ये सारे के सारे रिपोर्ट सामने आए और उसका मकसद यही रहा कि हिंदुस्तान में अभी पीएम मोदी को हराने की कोशिश की जाए। यही आधार था कि पित्रोदा का गैंग पूरा एक्टिव हो गया। कुछ समय के अंदर दो ऐसी बातें कही जिससे कि हिंदुस्तान की राजनीति को झकझोरा जा सके। जो ये राहुल गांधी अपने मंचों से हंगामा करते फिरते हैं वही बात तो सैम पित्रोदा ने कही। पहली बात जब विरासत टैक्स की बात कही, प्रॉपर्टी के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कही तो वो भी राहुल गांधी और पित्रोदा के इशारे पर कही और उदाहरण अमेरिका का दिया गया कि अमेरिका में कैसे विरासत टैक्स वसूला जाता है, हिंदुस्तान में ऐसे होना चाहिए। ये पूरे के पूरे प्रक्रिया ही जो थी हिंदुस्तान के 70% आबादी के दिमाग से खेलने वाला कि देखो तुम्हारा पैसा अगर अडानी, अंबानी, बिरला, डालमिया ये सारे जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपना ट्रांसफर करते हैं पूरी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम, तो उस समय वो जो
प्रॉपर्टी सरकार कब्जा करेगी 55% वाली, वो सब आप लोगों के बीच बांटा जाएगा। ये कम्युनिस्ट तरीका, लेकिन अमेरिकन व्यवहार लाया गया, वहीं से आइडिया दिया गया और सैम पित्रोदा ने यह करने की कोशिश की। राहुल गांधी को उसी ने पहले बताया, फिर बाद में जब वो तरीका इन लोगों का काम नहीं आया तो एक और डाइवर्सिटी के नाम पर हिंदुस्तान के टुकड़े करने की कोशिश की। मतलब ये मत समझिए कि ये जो कहा गया है कि जो साउथ इंडिया के लोग हैं अफ्रीकन की तरह लगते हैं, ईस्ट इंडिया के लोग हैं वो चाइनीज की तरह लगते हैं, वेस्ट इंडिया के लोग हैं वो अरब की तरह लगते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नस्लवादी टिप्पणी सिर्फ है। ये एक तरीका है ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ को डिवाइड करने की, कि मतलब तुम लोगों के बीच समानता है ही नहीं, हिंदुस्तान का आइडिया कैसे इंप्लीमेंट होगा, हिंदुस्तान जैसा कोई शब्द ही नहीं है। ये ब्रिटिश अमेरिकन ने तो पहले से ही हिंदुस्तान के टुकड़े करने की पूरी तैयारी कर रखी थी और हमेशा यह चाहता है कि ऐसे ही भारत के अलग अलग राज्य, अलग अलग क्षेत्र एक दूसरे से लड़ते रहें, एक दूसरे के खिलाफ रहें, ताकि हिंदुस्तान में एकजुटता, एकता हो ही ना पाए। और जब से पीएम मोदी ने एक बात कही, राष्ट्रीय भावना जागृत किया, राष्ट्र की एकता की बात कही, वन नेशन की बात कही, वन इलेक्शन की बात कही, एक संस्कृति की बात, एक कल्चर की बात कही, जिससे कि सनातन धर्म को पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो प्रतिष्ठा मिल सके जो अभी तक इन लोगों ने नहीं दिया था अपनी सरकारों के दौरान। चाहे राम मंदिर की बात हो या फिर दूसरे मंदिरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के सारे एजेंडे इन लोगों को फेल करने वाला था, इसलिए बौखलाहट इन लोगों की रही और तभी इन लोगों ने अमेरिका के साथ डील करना शुरू किया। जॉर्ज सोरोस कहता है हम अरब डॉलर हैं जो खर्च कर सकते हैं पीएम मोदी को हराने के लिए। यह सारा गैंग उसी आधार पर काम कर रहा है और रूस ने यह बात खोल दी है, पोल खोल दी है और अब एक एक सबूत वो सामने रखने वाला है, क्योंकि केजीबी के बारे में सब लोग जानते हैं कि केजीबी वहां की जो एजेंसी है वो कितने गहराई तक जाकर किसी मामले की जांच करती है। और इसलिए रूस के विदेश मंत्रालय ने एक संकेत दिया है अमेरिका को कि तुम हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में दखलंदाजी कर रहे हो, तो पीएम मोदी को हटाने की कोशिश कर रहे हो और इसके लिए तुमने कांग्रेस का सहारा लिया है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अभी परेशान है, जिस तरीके से राहुल गांधी बिल्कुल पागल से हो गए हैं कि कैसे भी एन केन प्रकारेण हमें पीएम मोदी को हटाना है, वैसी स्थिति में यह अमेरिका यूरोप के टूर में यह संकेत दे दिया कि आप लोग सब मिलजुल कर हिंदुस्तान में तख्ता पलट कीजिए, चाहे आधार डेमोक्रेटिक ही हो, उसके लिए पैसे की जरूरत हो, पावर की जरूरत हो या फिर कोई और तरीका अपनाया जाए, सारे तरीके अपना लीजिए। यह सीक्रेट डील को रूस ने खोल दिया, राष्ट्रपति पुतिन ने खोल दिया और फिर अब एक एक सबूत सामने आएगा, जिससे सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा जैसे लोगों का गैंग जो चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान को कमजोर करने की साजिश जो चल रहा है, उसका पर्दाफाश होगा और ये लोग बच नहीं पाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान के राजनीति में आप आलोचना करके, राजनीतिक तरीके से प्रतिद्वंदिता करके आप कुर्सी पर बैठो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सत्ता में आने के बाद अपने आइडिया का इंप्लीमेंटेशन करो, उसमें जनता आपके आइडिया के साथ चलती है या धोखेबाजी में फंस जाती है, यह जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर विदेशों से साजिश करोगे तो यह तो देशद्रोह का मामला बनता है, जैसे सैम पित्रोदा ने किया, एक बार नहीं दो बार किया और जब कांग्रेस फंसती हुई नजर आई तो उसे रिजाइन करवा दिया गया, कार्रवाई कोई नहीं की गई। लेकिन क्या वो आइडिया से रिजाइन करेगा? क्या वो कांग्रेस को छोड़ चुका है? क्या वो राजनीति अब नहीं करेगा? क्या वो ओवरसीज कांग्रेस को कंट्रोल में नहीं रखेगा? अपने कठपुतली किसी नेता को ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाएगा? क्योंकि गांधी नेहरू परिवार, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी तो ये नहीं चाहता। इन लोगों ने
सीएम पित्रोदा से रिजिग्नेशन नहीं मांगी थी। इसका मतलब है साजिश अभी चल रहा है और उस साजिश में अब जिस तरीके से रूस ने भारत का साथ दिया, पीएम मोदी का साथ दिया और इनके पूरे सीक्रेट डील को खोला है, अब आगे बड़ी कार्रवाई होने वाली है। ये जो एनजीओ पर प्रतिबंध लगाया गया, एफसीआरए लाइसेंस छीना गया है, खत्म किया गया है और अमेरिकन फंडिंग, यूरोपियन फंडिंग को रोका गया है, जो देश के खिलाफ काम कर रहे थे, उससे बौखलाहट तो है। लेकिन अब भारत और रूस की एजेंसियां साथ मिलकर इन सारे लोगों के खिलाफ काम करने वाली है जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। और फिर एक बार चुनाव के बाद जो विस्फोट होगा, जो इन लोगों की गिरफ्तारियां होगी, जो प्रवीर प्रकाश जैसे लोग बैठे हैं अलग अलग मीडिया हाउसेस में, राजनीति में चमचागिरी कर रहे हैं, जो वामपंथियों के जिस तरीके से आइडिया के नाम पर देश में विस्फोट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको पकड़ा जाएगा। क्योंकि अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। अब इन लोगों की ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इसलिए रूस का साथ जिस तरह मिला है और जो सबूत दिए हैं, वो तो यही संकेत करता है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और इसीलिए पीएम मोदी ने कहा था कि अभी 10 साल के कार्यकाल में हमने जो किया है वो तो ट्रेलर है, आगे पूरी फिल्म बाकी है और वो बाकी फिल्म कुछ समय के बाद शुरू होने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।